जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित फैक्ट की बात करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न दिया है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। इसके बाद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। और तीसरे नंबर पे है काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है। चौथा प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और ओलिकर वंश ने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में शासन किया। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनसे संबंधित हम फैक्ट की बात करने वाले हैं। जिसमें आज का जो पहला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की अगर बात की जाए तो नीति आयोग का सबसे पहले हम दोस्तों फुल फॉर्म देखेंगे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। तो ये भी याद रखना है योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग को हटाकर दोस्तों जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और यह मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया था। जो इसका प्रस्ताव है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से पारित किया गया था। इसलिए यह एक कार्यकारी निकाय है। तो ये भी याद रखना है यह कार्यकारी निकाय है। अब नीति आयोग की अगर बात की जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके सीईओ की बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग के अगर अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष नीति आयोग के जो अध्यक्ष है तो प्रथम अध्यक्ष की हम यहाँ बात करेंगे कि प्रथम कौन है और वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान की बात करेंगे तो प्रथम अध्यक्ष जो है नीति आयोग के प्रधानमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी जी। तो ये याद रखना है जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये याद रखना है जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो इस प्रकार से प्रथम अध्यक्ष जो थे नरेंद्र मोदी जी थे और वर्तमान में भी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ही है। वर्तमान अध्यक्ष की भी अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी। अध्यक्ष के बाद में उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो प्रथम कौन थे और वर्तमान में कौन है। तो ये याद रखना है प्रथम और वर्तमान। प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी है। अरविंद पनगड़िया जी। प्रथम की अगर बात की जाए तो अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में राजीव कुमार है। वर्तमान की अगर बात करें तो राजीव कुमार। और इसके सीईओ की अगर बात की जाए तो वर्तमान में वर्तमान सीईओ की अगर बात की जाए तो अमिताभ कांत। तो ये भी याद रखना है वर्तमान में सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमिताभ कांत है। तो हमने यहाँ देखा कि नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया था। इसलिए यह एक कार्यकारी निकाय है। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और वर्तमान सीईओ की हमने बात की। इसमें अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी थे जो प्रथम थे। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में है राजीव कुमार और वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत जी है। तो इस प्रकार से हमने नीति आयोग की बात की। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो हम देखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन की बात करेंगे तो सेकंड प्रश्न जो हमारा है प्रश्न नंबर 2 की अगर बात की जाए तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। तो सबसे पहले हम दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की बात कर लेते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन की अगर बात की जाए अगर किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती है उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत
के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो ये याद रखना है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन का जो है यह संयुक्त बैठक, संविधान की अगर बात की जाए तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त बैठक जो है 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है बुलाई जाती है। अब इसकी अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 118, ये याद रखना है, अनुच्छेद 118 में संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक की अगर बात की जाए तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये याद रखना है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और अनुच्छेद 118 के तहत संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, काकरापारा परियोजना किस नदी पर है। तो काकरापारा परियोजना की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर का जो प्रश्न है काकरापारा परियोजना। और काकरापारा परियोजना की अगर बात की जाए तो यह किस नदी पर है, तो इसका आंसर आ जाएगा ताप्ती नदी आ जाएगा। काकरापारा परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है और गुजरात में स्थित है। तो ये याद रखना है, काकरापारा जो परियोजना है ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ताप्ती नदी का उद्गम की बात कर लेते हैं। जो ताप्ती नदी की अगर उद्गम की अगर बात की जाए तो उद्गम कहाँ से होता है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो मुल्ताई बैतूल से, मुल्ताई बैतूल आ जाएगा, मुल्ताई बैतूल, ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल। अवशान कहाँ पर है इसका, अवशान की अगर बात की जाए तो इसका जो अवशान है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी अरब सागर, खंबात की खाड़ी अरब सागर में इसका अवशान है, अरब सागर। इसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी जो कुल लंबाई है 724 किलोमीटर है। तो ये याद रखना है और इस पर दो परियोजना के नाम याद रखना है, दो परियोजना बनाई गई है, दो परियोजना जिसमें एक तो जो है काकरापारा परियोजना है और दूसरी है उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना, तो ये याद रखना है। तो काकरापारा परियोजना जो है ताप्ती नदी पर बनाई गई है। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतूल से है। अवशान कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में। लंबाई है इसकी 724 किलोमीटर और दो परियोजना है, उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया गया, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर तीसरे की हम बात करेंगे, तीसरे प्रश्न की अगर चौथे प्रश्न की हम बात करने वाले हैं कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो अरावली पर्वत की सबसे पहले हम अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। तो ये याद रखना है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला या अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है और विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में एक पर्वत श्रेणी है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला और इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो ये याद रखना है, गुरु शिखर। और ये कहाँ पर है, यह राजस्थान में है। ये भी याद रखना है किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, कंचनजंगा। तो ये याद रखना है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है और भारत में सबसे ऊंची चोटी
भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है केटू है, केटू है जो कि पीओके में स्थित है। तो ये भी याद रखना है, भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू है जो कि पीओके में स्थित है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी है। तो ये भी याद रखना है, नंदा देवी जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया गया, ओलिकर वंश ने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में शासन किया। की जाए कि ओलिकर वंश ने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में शासन किया है। तो ओलिकर वंश की अगर बात की जाए तो ओलिकर वंश ने मध्य प्रदेश के दशपुर मंदसौर में शासन किया। दशपुर मंदसौर आ जाएगा। ओलिकर वंश की अगर बात की जाए तो ओलिकर वंश में मध्य प्रदेश में दशपुर मंदसौर में शासन किया। और ओलिकर वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए तो ओलिकर वंश के जो संस्थापक थे नरसिंह वर्मन आ जाएगा। ओलिकर वंश की अगर संस्थापक की अगर बात की जाए तो नरसिंह वर्मन है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो है शासन किया था। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था यशोधर्मन। तो ये भी याद रखना है, यशोधर्मन सबसे प्रतापी शासक था यशोधर्मन। और यशोधर्मन ने जो है हुनों पर आक्रमण किया था। हुनों पर आक्रमण किया था, और हुनों का जो एक शासक था मिहिर कुल को हराया था। मिहिर कुल को हराया था, और उस हुनों के आक्रमण के विजय मर एक जो है मंदसौर में विजय स्तंभ का निर्माण किया था। मंदसौर में ही हुनों के आक्रमण की विजय के बाद में जो है मंदसौर में विजय स्तंभ का निर्माण किया था। विजय स्तंभ का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। ओलिकर वंश की अगर बात की जाए, ओलिकर वंश जो है चौथी शताब्दी की हम बात करेंगे। चौथी शताब्दी ओलिकर वंश जो है चौथी शताब्दी के जो है अंत में इसका जो है शासन आया था। चौथी शताब्दी के अंत में इसका शासन आया था। तो ओलिकर वंश ने दशपुर मंदसौर पर शासन किया। इसके संस्थापक नरसिंह वर्मन है, और सबसे प्रतापी शासक था यशोधर्मन। यशोधर्मन के द्वारा हुनों पर आक्रमण किया गया था, और हुनों का एक शासक था मिहिर कुल, और मिहिर कुल पर जो है विजय प्राप्त की थी, और उसकी विजय में जो है मंदसौर में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट की बात